चुनावी राज्य बिहार, जहां इस वक्त दो वजह से सुर्खियां। पहली वजह तो देखिए चुनावी योजनाओं का ऐलान, और दूसरी वजह बिहार में बढ़ता अपराध और हर दिन हो रही हत्या। तो दो अलग अलग खबरें हैं, लेकिन दोनों बिहार से ही सामने आई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फैसला फौरन लागू हो गया है। मतलब इसका फायदा इसी महीने जुलाई के बिल में आपको मिल जाएगा। 1 अगस्त 2025 को जब जुलाई महीने का बिल आएगा तो फिर उसमें बिहार के लोगों को ये फायदा मिलेगा, 125 यूनिट बिजली मुफ्त। मतलब बिहार में जो बिजली के घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें 125 यूनिट तक बिजली पर कोई पैसा नहीं देना होगा। और दूसरी खबर वो प्रदेश की राजधानी पटना में जो गोलीबारी फिर से हो गई है उसको लेकर सामने आई है। आरोपियों ने शहर का मशहूर पारस अस्पताल है, वहीं पारस हॉस्पिटल में घुसकर एक मरीज को गोली मार दी। तो बिहार में बिजली मुफ्त, लेकिन अपराधी मस्त है। तो ये बिहार की आज की तस्वीर है। सबसे पहले बात बिहार में मुफ्त बिजली वाले दाव की करेंगे। दिल्ली की तरह अब बिहार में फ्री बिजली मिलेगी। 1 अगस्त 2025 जब आपको जुलाई का बिल आएगा तो उसी में ये फायदा बिहार के लोगों को मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई महीने का जो बिल अगस्त में आएगा, क्योंकि ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, फौरन लागू कर दिया गया है, तो मतलब इसी महीने से ये 125 यूनिट मुफ्त बिजली वाला फैसला अमल में आ गया है। और 1 अगस्त को जो बिल आएगा उसमें इसका असर देखने के लिए मिलेगा। इस स्कीम में 125 यूनिट बिजली फ्री, यानी अगर आपका बिजली का बिल 125 यूनिट के भीतर रहता है तो फिर बिजली के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। माना यह जा रहा है कि इस फैसले से 1 करोड़ 67 लाख परिवार हैं बिहार के जिन्हें फायदा होगा। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा। तो बिजली मुफ्त, और मुफ्त बिजली के साथ साथ नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान किया। प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली मिलेगी, साथ ही सौर ऊर्जा की भी सौगात बिहार सरकार की तरफ से। इस गिफ्ट का भी बिहार के लोगों के लिए ऐलान किया गया है। हर घर पर लगेंगे सोलर पैनल। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। अगले 3 साल में हर घर को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। 3 साल में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। चुनावी साल है, आने वाले समय में 3-4 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले देखिए किस तरीके से बिहार के लिए एक के बाद एक ये बड़ी योजनाओं का ऐलान जो नीतीश सरकार की तरफ से किया जाता है। आज बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शानदार तोहफा दे दिया है, और निसंदेह 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ा उपहार है, और इससे उनके मासिक व्यय में एक बड़ी कटौती भी संभव हो पाएगी। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीठ पर नाक लगाने पर मजबूर किया। गरीब बिहार जो सबसे पिछले पैदान पर है उसको एक सहारा की आवश्यकता है। वो सहारा का रोड मैप तेजस्वी जी ने खींचा और सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़ना पड़ा। आज लाख ये कर ले, ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है बिहार वासी जान गए हैं कि तेजस्वी यादव, ये बंदा जो कहता है वो करता और करवाता भी है। तो बिहार चुनाव से पहले ये मुफ्त बिजली वाला दाव सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, पहले वो नौकरियों वाला बड़ा वादा 1 करोड़ नौकरियां देंगे आने वाले 5 साल में, उसके बाद अब ये 125 यूनिट बिजली मुफ्त का ऐलान, जो फैसला फौरन लागू हो गया है, और 1 अगस्त को जो बिल आएगा उसमें इसका फायदा भी बिहार के लोगों को मिल जाएगा। मतलब चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ठान लिया है तेजस्वी यादव के हर चुनावी वादे की हवा निकाल देनी है। बिल्कुल इसी पर मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो है वो राशि बढ़ाई गई, उसके बाद रोजगार को लेकर ऐलान किया गया। अब 125 यूनिट तक
मुफ्त बिजली को लेके जो है वो ऐलान किया गया है। तो चुनाव होने हैं और चुनाव को लेके नीतीश सरकार का ये बड़ा दाव माना जा रहा है। ये जो आज घोषणा हुई है, इससे करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को जो है फ़ायदा होगा। जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, उसको जो है सबसे ज़्यादा लाभ होगा। 125 यूनिट के बाद जितना भी बिल होगा वो तो आपको पैसा देना होगा, लेकिन 125 यूनिट तक जो है वो बिजली मुफ्त मिलेगी। लेकिन देखिए, सियासत भी जो है वो जम के शुरू हो गई है। इस दाव से नीतीश को चुनाव में कितना लाभ होता है ये समय बताएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता दिख रहा है और जनता में इसको लेकर नाराजगी है। भले आप एक तरफ कुछ भी ऐलान करें, आरजेडी साफ तौर से घेर रही है कि तेजस्वी जो ऐलान करते जा रहे हैं। आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपने वो जो लॉ एंड ऑर्डर वाला मुद्दा उठा दिया है ना, जरा पहले खबर बता देते हैं। बिहार में ये मुफ्त की योजनाओं की सौगात तो दी जा रही है, लेकिन वहीं जिस बात का जिक्र सहयोगी शशांक कर रहे थे, अपराधी बिहार में बेलगाम हो गए हैं ना। अपराधियों के हौसले इस कदर बिहार में बुलंद हैं कि अभी ताजा घटना क्या हुई है, पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। चंदन बक्सर में गोली मारने के मामले में बेऊर जेल में बंद था। इलाज के लिए चंदन पैरोल पर अस्पताल में भर्ती था। 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसे गोली मारी गई है यानी चंदन, ये बक्सर का दुर्दांत अपराधी है। गैंगवॉर में चंदन पर फायरिंग हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो वारदात हुई है पटना के पारस अस्पताल में, इस पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग से जुड़े मामले रहे हैं, जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। तो आप सुन रहे थे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि ये गैंगवॉर का मामला हो सकता है। पटना में इस वारदात को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष के बीच आर पार छिड़ा हुआ है। विपक्ष किस तरीके से घेराबंदी एक बार फिर नीतीश सरकार की कर रहा है, ये भी जरा आपको सुनाते चलते हैं। आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबियों के ठिकाने पर अब ईडी की कार्रवाई जारी है। माफ कीजिएगा, गलती से हम आपको मृत्युंजय की रिपोर्ट दिखाने लगे थे। दरअसल अभी बिहार की खबर को लेकर ही आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। और बिहार में राजधानी पटना में ये पारस अस्पताल, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहीं पर दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। दरअसल यहाँ पर एक दुर्दांत अपराधी था जो बेऊर जेल में बंद था, लेकिन पैरोल पर बाहर था और वो अपना इलाज यहाँ इस पारस अस्पताल में करा रहा था। यहीं पारस अस्पताल में 4 अपराधी घुसते हैं और दनादन गोलियां उस पर दाग देते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। जरा शशांक से पहले जान लेते हैं, शशांक, ये जो पटना पारस अस्पताल में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया, पहले तो जरा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच पटना का जो है बड़ा अस्पताल है, सबसे महंगा अस्पताल है। यहाँ पे चंदन मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है 2nd फ्लोर पे भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था। वो भी अपराधी था, बेऊर जेल से वो पैरोल पर बाहर आया था और यहाँ भर्ती था, इलाज जारी था। तभी जो है आज सुबह जो है 3 से 4 की संख्या में जो है अपराधी यहाँ बाइक सवार जो है वो आते हैं और सीधा 2nd फ्लोर पे चले जाते हैं। वो 2nd फ्लोर पे उसका इलाज चल रहा था और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उस पर की गई। घटना को अंजाम देके अपराधी फरार हो गए हैं। उसके बाद पुलिस जो है यहाँ पर पहुँची है, जाँच जो है वो चल रही है। क्या गैंगवार में ये हुआ है या क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, इसकी पहचान करने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। लेकिन देखिए, भले वो अपराधी था लेकिन इलाज उसका चल रहा था, अंदर वो भर्ती था और उस दौरान जो है अस्पताल में घुसकर, जो सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे महंगा अस्पताल है, वहाँ उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो सोचिए स्थिति जो है वो बिहार में क्या है। बक्सर जिले का रहने वाला था, हत्या के आरोप में पटना के
ब्योर जेल में बंद था। जी अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो वारदात हुई है और इससे पहले भी लगातार हम लोग रोज ही बातचीत करते हैं, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से कटघरे में है, अब इस नई वारदात के बाद सियासत किस रूप में गरमाई हुई है? विपक्ष तो सीधा कह रहा है कि हमको आप लोग घेरते हैं जंगल राज के मुद्दे पर, कि 1990 से 2005 तक आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था। तो नीतीश बाबू ये बताइए, ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज नहीं है, ये महाजंगल राज नहीं है। सीधा जो है विपक्ष कह रहा है। कल ही देखिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नीतीश को क्या कुछ पता भी है या नहीं कि बिहार में हो क्या रहा है? मेडिकल बुलेटिन जारी की जाए, इस तरह की मांग जो है आरजेडी की तरफ से की जा रही है, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री अचेत है। लेकिन देखिए एक घटना फिर से हो गई है। पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, वरीय अधिकारी मौजूद है। देखिए ये हॉस्पिटल जो है ना, सीएम आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर लुटियन पटना, और यहाँ पर सबसे बड़ा अस्पताल, जो सबसे महंगा अस्पताल है, वहाँ घुसकर सेकंड फ्लोर पर अपराधी गोली मार दे रहे हैं। सोचिए स्थिति क्या है। और मैं आपको बता दूं, एसएसएफ की टीम को भी जो है यहाँ पे लाया गया है। तमाम जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अपराधी बाइक पर सवार थे और बाहर निकल के जो है वो बेली रोड की तरफ भागे हैं। उसके बाद वो कहाँ चले गए, पुलिस को कुछ पता नहीं है। पुलिस जांच की बात कह रही है। लेकिन गृह विभाग नीतीश के पास है, चुनावी वर्ष है, लॉ एंड ऑर्डर। आप कितनी भी घोषणा कीजिए, कुछ भी आप फ्री बांटिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका खत्म है तो आप समझिए कि जनता में कितनी नाराजगी होगी। अब बात करेंगे धर्मांतरण गैंग के सरगना मौलाना छांगुर की, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी पूरा सच सामने आना बाकी है। अभी भी बहुत से राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। उनका पर्दाफाश करने के लिए अब छांगुर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। ये बड़ी खबर है। मौलाना छांगुर से सच उगलवाने के लिए यूपी एटीएस पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। एटीएस के मुताबिक अब तक की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। अभी भी कई कड़ियां आपस में नहीं जुड़ी हैं। अभी भी कई जानकारियां जो पूछताछ में आरोपियों ने दी वो भ्रमित करने वाली लग रही है एटीएस को। और यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं अब छांगुर, और न सिर्फ छांगुर बल्कि उसके साथ साथ नीतू का, नवीन का, इन सब का भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है एटीएस। लेकिन जो कुछ बताया है अभी तक छांगुर ने, उससे एटीएस की टीम संतुष्ट नहीं है। और इसी वजह से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बहुत मुमकिन है नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए छांगुर का। इस बीच आपको बता देते हैं कि धर्मांतरण और इस हवाला लेन देन से जुड़े मौलाना छांगुर के ठिकानों पर ईडी ने जो छापेमारी की है, आज सुबह 5 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है और अभी भी जारी है। इसको लेकर ईडी ने बलरामपुर में छांगुर के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम में ईडी की रेड जारी है। देश भर में छांगुर के कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की जांच में जो कुछ सामने आ रहा है उसके मुताबिक आरोपी नवीन के बैंक खाते से करीब 2 करोड़ रुपए एक शख्स जिसका नाम शहजाद शेख है उसके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक की ये तस्वीर है जो साफ हो रही है। शहजाद शेख के घर पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। ये बड़ी खबर है अभी जो सामने आ रही है। ईडी की छापेमारी को लेकर कुछ और भी खुलासे हो रहे हैं, और वो कौन कौन से खुलासे हैं? आरोपी नवीन के बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर हुए हैं। नवीन छांगुर की सहयोगी नीतू का पति है। तो नीतू का पति है नवीन, और नवीन कहां है? नवीन भी फिलहाल जेल में बंद है। शहजाद नाम के शख्स के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की बात सामने आई है। नवीन के खातों में नॉमिनी के तौर पर नीतू का नाम। शादी के बाद नीतू को संतान नहीं हो रही थी, इसीलिए दोनों मौलाना छांगुर के संपर्क में आए। मौलाना छांगुर ने दोनों को एक नग दिया। बाद में नीतू और नवीन को एक बच्चा हुआ। इसके बाद से दोनों मौलाना छांगुर के मुरीद हो गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं। जरा विवेक से समझते हैं कि अभी तक ईडी की जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। विवेक।
देखिए, आपको बता दूं कि ईडी आज सुबह जब 5 बजे कुल 14 ठिकानों पर एक साथ उसने छापेमारी शुरू करी, जिसमें बलरामपुर में 12 ठिकाने और 2 ठिकाने मुंबई के। और इन ठिकानों में जिन चीज़ों को लेकर के ईडी को जो पहले जानकारी मिली, उसमें कुल 30 ऐसे बैंक खाते हैं जिसको लेकर के ये जांच हो रही है। और उन 30 बैंक खातों में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पर ये जांच है। और इसमें नवीन के 8 विदेशी बैंक खाते हैं, इसके अलावा नवीन के 6 भारत के बैंक खाते हैं। अगर वहीं बात की जाए नीतू की, तो नीतू के भी 8 बैंक खाते हैं जिसकी जांच हो रही है। और इसके अलावा छांगुर की बात करें तो छांगुर के भी 8 बैंक खाते हैं जिसकी जांच हो रही है। इसके अलावा 4 अलग अलग ऐसी संस्थाएं हैं जिसकी भी जांच हो रही है, जिसमें अस्वी इंटरप्राइजेज जिसका एक नाम है, इसके अलावा अस्वी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन और बाबा ताजुद्दीन अस्वी बुटीक, ये वो 4 संस्थाएं हैं जिसके नाम पर भी लेन देन जो हुआ है उस पर जांच ईडी जो है फिलहाल कर रही है। और अभी आपको बता दूं कि जो ईडी की टीमें मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर, उसमें इन्हीं खातों से जुड़े हुए जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में जो तमाम जो दस्तावेज हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ के पास वो तमाम भी दस्तावेज हैं जिसमें जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं, उसके भी कई ऐसे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं जो विदेशों से नवीन के, नीतू के, छांगुर के खातों में जो पैसे आए या इन्होंने वो खाते किसी को विदेशों में दिए और इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हुआ है। इस बात को लेकर के एटीएस ये बात कह रही है। और एटीएस ने अपनी पूछताछ में तमाम अलग अलग जो एटीएस के पास सवाल थे उन सवालों के जवाब पिछले 7 दिनों में लिए गए हैं। हालांकि उसमें कई ऐसे सवालों के जवाब थे जिसमें यह माना जा रहा है कि दोनों का जो नीतू और छांगुर के जो जवाब थे वो मैच हुए, तो वहीं कुछ ऐसे जवाब थे जिसको लेकर के एटीएस को अभी भी भ्रम है कि उनको भरमाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि इसके पहले अप्रैल के महीने में नवीन की गिरफ्तारी हुई थी और छांगुर के बेटे की गिरफ्तारी महमूद की हुई थी। उस दौरान उनसे भी जो पूछताछ हुई है उन तथ्यों के आधार पर और छांगुर और नीतू से जो पूछताछ हुई है उनके तथ्यों को मेलजोल किया जा रहा है। और उसमें जहां पर भ्रमित करने वाले तथ्य हैं उसको लेकर के अब एटीएस की तैयारी ये है कि वो आने वाले दिनों में नार्को या पॉलीग्राफी जो टेस्ट है वो भी कराने की तैयारी कर सकती है, क्योंकि तमाम ऐसे पहलू हैं। क्योंकि धर्मांतरण का इतना बड़ा नेटवर्क, लगभग 1.5 दशक से जो नेटवर्क चल रहा है और भारत के साथ साथ विदेशों तक जो नेटवर्क फैला हुआ है, इसके अलावा लड़कियों का जहां पर अलग अलग रेट तय हो, जिन अलग अलग जातिवार लड़कियों का रेट तय हो, तो एक बड़ा नेटवर्क है जिसको खंगालने की कोशिश एटीएस कर रही है। ईडी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच में जुड़ी इस वक्त लगी हुई है और जल्द ही नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की भी जो सूचना है वो फिलहाल मिल रही है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए हमारे साथ। इस बीच धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर के करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। बीती रात एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत उतरौला से छांगुर के भतीजे सोहराब को पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे एसटीएफ की टीम उतरौला बस अड्डा रोड पर पहुंची। एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे युवक से पूछताछ की। संदिग्ध लगने पर उसे हिरासत में लिया और फिर बाद में पुष्टि हुई कि वो तो छांगुर का भतीजा सोहराब है। सूत्रों के मुताबिक सोहराब पर आजमगढ़ में संगठित रूप से धर्मांतरण कराने के गंभीर आरोप हैं। एसटीएफ उससे इस नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों और फंडिंग के स्रोतों को लेकर पूछताछ कर रही है। तो मौलाना छांगुर का भतीजा सोहराब ये भी पकड़ा गया, इसे भी गिरफ्तार किया गया, इससे भी पूछताछ की जाएगी। सोहराब पर आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। धर्मांतरण गैंग और फंडिंग को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। मौलाना छांगुर के मुंबई के ठिकानों पर सुबह से कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम दबिश दे रही है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय की एक रिपोर्ट। गिरोह के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने आज तड़के सुबह कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के साथ साथ मुंबई में भी 2 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। हम मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में हैं। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग है और इस कनाकिया पेरिस नाम की बिल्डिंग के एफ विंग में 20वीं मंजिल पर जो इस इमारत की सबसे ऊंची इमारत का फ्लैट है, 20वीं मंजिल, उसमें शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है। और इसके घर पर आज ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची और ईडी ने अपनी छापेमारी शुरू की। सुबह तड़के 5 बजे ईडी की टीम 2 जगहों पर, एक बांद्रा ईस्ट का ये कनाकिया पेरिस और माहिम का रिजवी हाइट्स, इन 2 इमारतों में पहुंची और ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क पर अब ईडी अपना शिकंजा कस रही है। आज सुबह 5 बजे से बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की 7 टीमें
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले सहित मुंबई में भी 2 जगहों पर बांद्रा और माहिम में छापेमारी कर रही है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में ये कनाकिया पैरिस नाम की बिल्डिंग है और इसके 20वीं मंजिल पर शहजाद शेख नाम का व्यक्ति रहता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का एक करीबी है जमालुद्दीन उर्फ नवीन, और इस जमालुद्दीन ने शहजाद शेख के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे। ईडी को ये शक है कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है और इसीलिए शहजाद शेख उर्फ इलियास रईसी के बांद्रा स्थित फ्लैट और माहिम के रिजवी हाइट्स फ्लैट पर छापेमारी की गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं कनाकिया पैरिस की, इसकी 20वीं मंजिल पर जो सबसे अलग रंग का फ्लैट नज़र आएगा, अन्य फ्लैट के रंग की तुलना में जो दूसरे रंग का है यानी बैगनी कलर का आपको फ्लैट नज़र आएगा टॉप फ्लोर, ये शहजाद शेख का है। इसका दूसरा नाम इलियास रईसी है, जिसके घर पर ईडी की टीम आज सुबह पहुंची और अपनी रेड शुरू की। ईडी को शक है कि धर्मांतरण मामले में जो पैसों की मनी ट्रेल हुई है उसका हिस्सा शहजाद शेख के अकाउंट में आया है और ये जो धर्मांतरण गिरोह चल रहा था उसमें इसकी हिस्सेदारी है। और ऐसे पर इस पूरे मनी ट्रेल की जांच करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने के लिए ईडी की टीम मुंबई में भी छापेमारी कर रही है, माहिम और बांद्रा में छापेमारी हो रही है और ईडी की टीम इस मनी ट्रेल को पता लगाने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो देखिए किस तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है मौलाना छांगुर के सहयोगियों पर। ताजा मामला, मौलाना छांगुर का जो भतीजा है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है और भतीजा जिसका नाम सोहराब बताया जा रहा है आजमगढ़ में धर्मांतरण रैकेट चलाता था, वो ये जानकारी सामने आ रही है। इसी बाबत अब उससे भी पूछताछ। तो उत्तर प्रदेश में मौलाना छांगुर के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। बलरामपुर में मौलाना छांगुर के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। दिखाते हैं आपको एक और रिपोर्ट। लोगों के आवास पर ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं छांगुर और जलालुद्दीन का आवास है और ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसी में बाबा रहकर धर्मांतरण का पूरा कारोबार चलाता था। ये जो गेट आप धराशाही अब देख रहे हैं ये कभी आलीशान हुआ करता था, लोगों का यहाँ जमावड़ा रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ आती जाती रहती थी। ये सामने जो सफ़ेद बिल्डिंग आप देख रहे हैं यही वो बिल्डिंग है जिसके नीचे सरकारी ज़मीन को कब्जा करके रखा गया था। 3 दिन की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने इसे ढहा दिया है। आगे की बात करें तो एटीएस ने रिमांड छांगुर बाबा और नीतू रोहरा की रिमांड ली थी। अब वो रिमांड समाप्त हो चुकी है, उनको जेल भेज दिया गया है। छांगुर ने तमाम ऐसे खुलासे किए हैं कि ज़िले के कई अधिकारी शामिल हैं जिनसे वो मदद लेता था और तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज कराकर उसने धर्मांतरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। आज इस बिल्डिंग में ईडी की टीम मौजूद है। मैं आपको दिखाऊं अगर इस रास्ते को, ये पिछला रास्ता है छांगुर के मकान में जाने का, ये पिछला रास्ता है। आप देख सकते हैं वो मोड़ पे आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात मिलेंगे। ऐसे ही उस गेट पे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं और ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है। ईडी की कई टीमें आई हुई हैं और उतरौला जैसे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां छांगुर और उर्फ जलालुद्दीन का कारोबार चलता था, उसका रहना आना जाना हुआ करता था। उन सारे इलाकों में छापेमारी चल रही है। अभी हम जब आ रहे थे तो एक कॉम्प्लेक्स भी पड़ता है, उस कॉम्प्लेक्स में भी छापेमारी लगातार चल रही थी। और इस सब के बीच छांगुर की लाल डायरी, और इस लाल डायरी से हो रहे हैं कई बड़े खुलासे। कौन कौन से खुलासे हैं एक एक कर आपको बताएंगे आगे। नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से ये लाल डायरी मिली है और डायरी में कई नेताओं के नाम दर्ज हैं। कई नेताओं को चुनाव में मोटी रकम दी गई, इसका ब्यौरा है। डायरी में दर्ज नाम और लेन देन की भी अब जांच की जा रही है। तो लाल डायरी जिसमें सफेद पोशों के साथ जो रिश्ते थे लेन देन वाले, उसका ब्यौरा सामने आया है जिसकी जांच की जा रही है। मौलाना छांगुर को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा। जानकारी मिल रही है एक पूर्व आईपीएस को चुनाव लड़ाना चाहता था मौलाना छांगुर, और ये खुलासा किया छांगुर के पूर्व सहयोगी बब्बू खान ने। मौलाना छांगुर का बहुत करीबी था ये अफसर। पुलिस कार्रवाई से छांगुर को बचाया करता था ये अफसर। ढाल मौलाना छांगुर की ये अफसर बनता था और इसी अफसर को नेता बनाना चाहता था मौलाना छांगुर। अमरनाथ यात्रा पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है। जो बालटाल वाला रूट है वहां पर लैंडस्लाइड हो गई है और इस लैंडस्लाइड की वजह से 4 श्रद्धालु बह गए। एक महिला की मौत हो गई है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से आज श्रद्धालुओं का जत्था
रवाना नहीं होगा। ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में आज जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए दो रास्ते जिससे श्रद्धालु जाते हैं, एक बालटाल वाला रास्ता है, दूसरा पहलगाम वाला रास्ता है। और ये जो बालटाल वाला रास्ता है, यहाँ पर कल ये लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी चपेट में 4 श्रद्धालु आ गए। एक महिला श्रद्धालु की मौत की खबर है, 3 अन्य जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन मौसम का मिजाज देखते हुए श्रद्धालुओं का जत्था आज ना रवाना करने का फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मांतरण वाले गिरोह का जो मास्टरमाइंड है मौलाना छांगुर, उसके करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है और इसी के तहत बीती रात एसटीएफ की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उतरौला से मौलाना छांगुर का भतीजा है, नाम सोहराब है, उसे पकड़ा है। जानकारी मिल रही है रात करीब 11 बजे एसटीएफ की टीम उतरौला बस अड्डा रोड पर पहुंची। एक बैंक के सामने खड़ी बाइक पर बैठे एक युवक से पूछताछ की और संदिग्ध लगने पर उसे अपने साथ हिरासत में लेकर चली गई। बाद में पुष्टि हुई है वही छांगुर का भतीजा सोहराब है। सूत्र बता रहे हैं सोहराब पर आजमगढ़ में संगठित रूप से धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप है। एसटीएफ उससे इस नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी लेगी। फंडिंग के स्रोतों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी खबर सामने आई है। उतरौला से गिरफ्तार किया गया है मौलाना छांगुर का भतीजा। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने कल उसे हिरासत में लिया और अब धर्मांतरण के नेटवर्क का, फंडिंग का पूरा नेटवर्क पर्दाफाश करने के लिए सोहराब से भी पूछताछ होगी। अब अगली खबर बिहार से आ रही है। पटना के अस्पताल में फायरिंग जो हुई है उससे हड़कंप मचा। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर फायरिंग हुई है। पारस अस्पताल है, बड़ा मशहूर अस्पताल है और बड़े पॉश इलाके में पटना में ये अस्पताल है। यहीं पर गैंग वॉर, गोलीबारी की आशंका है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पटना पुलिस। पटना के अस्पताल में फायरिंग जिससे मचा हड़कंप। चंदन मिश्रा वो अपराधी जो पैरोल पर बेऊर जेल से बाहर था, उसी को निशाना बनाकर यहां पारस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर फायरिंग हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।